बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 41 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 41 का नाम है रिसर्च आउटसाइड द ट्रेडिशनल सेटिंग्स। लेसन में आपको ओवरऑल बताया गया है कि किस तरह से ट्रेडिशनल सेटिंग होती है और ट्रेडिशनल सेटिंग को लेकर किस तरह से रिसर्च कंडक्ट की जाती है और ट्रेडिशनल सेटिंग्स में एथिकल्स की वायलेशंस किस तरह से होती है रिसर्च को लेकर, या एथिक्स को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं हम ट्रेडिशनल सेटिंग्स में रिसर्च को लेकर। ओवरऑल इस लेसन नंबर 41 के अंदर आपको ना बताया गया है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से या व्यूवर्स से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में आपको बताया गया है कि जैसे कि पहले हमने रिसर्च की जो सेटिंग्स थी वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी एजेंसीज या किसी और ऐसी जगह पर होती थी जहाँ ना पार्टिसिपेंट्स रिसर्च के लिए आते हैं। लेकिन ना कुछ ऐसा डाटा होता है जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है ना, ऐसा डाटा जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये डाटा स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस और प्राइवेट होम्स जैसी जगहों से कलेक्ट किया जाता है। इस तरह की सेटिंग्स में ना कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो स्ट्रक्चर्ड सेटिंग्स में होती हैं वो ऐसी जगह पर अप्लाई नहीं होती, या अप्लाई जो है वो नहीं हो पाती, और न्यू एथिकल डायलेमास भी ना सामने आ सकते हैं। फील्ड रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स हमेशा ना अवेयर नहीं होते और ना ही इन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। इसलिए ना एडवांस्ड में वॉलंटरी और इन्फॉर्म्ड परमिशन का कॉन्ट्रैक्ट देना ज़रूरी नहीं होता। मिसाल के तौर पर कुछ केसेस में ना पार्टिसिपेंट्स को नेचुरली सेटिंग्स में बस ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि पार्क में, बिना किसी एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस के। अच्छा, ये जो फील्ड वर्क है ना, फील्ड रिसर्च में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स हमेशा अवेयर नहीं होते। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मज़ीद इस वाले पैराग्राफ में आपको, ये सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि कुछ ना केसेस में पार्टिसिपेंट्स को डिसीव भी किया जाता है और इनके रिएक्शंस ऑब्जर्व भी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक्सपेरिमेंटर का कॉन्फ्रेडरेट एक बदतमीज़ी से ना कस्टमर का रोल अदा करता है, और यहाँ फिर ना साइड वॉक पर एक बीमार शख्स का रोल अदा करता है, जबकि ना दूसरा कॉन्फेडरेट ऑब्जर्व की रिएक्शंस को ना रिकॉर्ड करता है। इस केस में ना डी ब्रीफिंग ज़रूरी होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी की प्रॉब्लम्स तब मिनिमम होती है जब न्यूरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस की जाती है, जहां आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशंस को लोगों के साथ लिंक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो लोगों की बिहेवियर को विजुअल या ऑडियो रिकॉर्ड कर रही है, तो ज़रूरी होता है कि हम इनकी ना आइडेंटिटी को डिसग्यूज़ या रिमूव कर दें, ताकि वो पहचाने ना जा सकें जो पार्टिसिपेंट्स रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं। रिसर्च एंड मल्टीपल रोल रिलेशनशिप, इसमें ना आपको डिपेंडेंट रिलेशनशिप आर करेक्टराइज्ड बाय के हवाले से बताया गया है। तो इसमें आपको बताया गया है कि डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रिसर्चर्स और रिसर्च पार्टिसिपेंट्स के बीच ना पावर और स्टेटस का फ़र्क होता है, जो पार्टिसिपेंट की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। वो फ्री कंसेंट दे सकता है या अपनी पार्टिसिपेशन को विड्रॉ कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स से रिसर्च करवाता है और इनको ये असाइनमेंट टास्क देता है, तो स्टूडेंट्स को ना अपनी मर्ज़ी से पार्टिसिपेट करना पड़ता है।
चाहे वो कंसेंट देना चाहे या नहीं। ऐसे सिचुएशंस में रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि इनको ना रिसर्च में शामिल होना ज़रूरी है। मल्टीपल एथिकल ऑब्लिगेशंस तब अराइज होती है जब रिसर्च पार्टिसिपेंट्स रिसर्चर्स के करंट या प्रीवियस क्लाइंट होते हैं। इस केस में इनका इनका ना पार्टिसिपेशन इनको ना थेरेपेटिक सर्विसेज को अफेक्ट कर सकती है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब पार्टिसिपेंट्स मतलब जैसे कि स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स हो गए, इनको लगता हो कि इनको इनको ना पार्टिसिपेंट करने या विड्रा ना करने की वजह से इनको कोई नुकसान हो सकता है। तो चाहे वो माइनर ही हो नुकसान, और माइनर रिस्क हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है लेसन नंबर 40 में। ओके, मज़ीद आपको बताया गया है डिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में। डिपेंडेंट रिलेशनशिप स्पेशली ना वल्नरेबल ग्रुप के साथ काम करते हैं, काम करते वक्त ना बहुत इम्पैक्टफुल हो सकती है। रिसर्चर्स को ना इंश्योर करना होता है कि वो ना पार्टिसिपेंट्स के गेटकीपर से प्रॉपर कंसेंट लें, मतलब इजाज़तनामा लें, जैसे कि स्कूल पार्टिसिपेंट्स, पेरेंट्स या लीगल गार्डियन से। डिपेंडेंट रिलेशनशिप वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ काम करते वक्त ना ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। ओके, मज़ीद आपको बताया गया कि लेकिन एथिकल प्रॉब्लम्स को ना अवॉइड करने के लिए ना करंट और प्रीवियस क्लाइंट्स को रिसर्च में शामिल नहीं करना चाहिए जब तक ज़रूरी बेनिफिट्स ना हो और वो बेनिफिट्स किसी और तरीके से अवेलेबल ना हो। यहाँ भी ना रिसर्च में पार्टिसिपेशन से इनकार करने का एक जेन्युइन और सिंसियर अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी होता है। जब पावर डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा हो तो स्पेशल सेफगार्ड्स जैसे कि पार्टिसिपेंट और एडवोकेट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इससे पार्टिसिपेंट को ये इंश्योर होता है कि अगर वो रिसर्च से विड्रॉ करते हैं तो इनको ना कोई नुकसान नहीं होगा, और इनके पास ना लीगल मदद अवेलेबल होगी जब इनको ज़रूरत होगी। मेकिंग एथिकल डिसीजन एंड टेकिंग एक्शन में आपको बताया गया है कि जब कोलीग्स और सुपरवाइजर्स या स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चनेबल्स एक्ट करते हैं जो हम पैदा कर सकते हैं या पब्लिक ट्रस्ट को लॉयर कर सकते हैं, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का प्रोएक्टिव रोल होता है। ऐसे सिचुएशंस में इंटरवेंशन करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ना ये स्ट्रेसफुल हो सकता है। थेरेपिस्ट को ना ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करते वक्त जो डाइवर्स कल्चर से बिलोंग करते हैं, इनको ना स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है। काम्प एंड वन डी ग्रीक क्रीक जो कि 2007 में इन्होंने सॉफ्ट यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच प्रपोज की थी, जिसमें ये माना गया है कि ज़्यादा कल्चर्स में एक जैसा बेसिक वैल्यूज़ होता है, लेकिन वो वैल्यूज़ एक्सप्रेस करने का ना तरीका हर कल्चर्स में ना अलग होता है। सॉफ्ट यूनिवर्सलिज्म से का मतलब होता है कि हमें उस स्पेसिफिक कल्चर्स, रिलीजियंस या सोसाइटी के मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ को समझना चाहिए और इनकी प्रैक्टिस को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। और थेरेपिस्ट को ना अपने वाइडर पर्सपेक्टिव्स को असेस करते हुए ना प्रिंसिपल एथिक्स पर ना फोकस करना चाहिए। यहाँ से जो है ना वो ये स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, ये है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट है ना इनको हाईलाइट कर लिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि थेरेपिस्ट को ना अपनी वाइडर पर्सपेक्टिव्स को असेस करते हुए प्रिंसिपल्स एथिक्स पर ना फोकस करना चाहिए, जैसे कि रिस्पेक्ट और कंपैशन वगैरह हो गया। इन्हें सिर्फ अपनी ना कल्चरल प्रोफिशेंसी को इम्प्रूव करना नहीं चाहिए, बल्कि ना अपनी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस पर भी रिफ्लेक्शंस करनी चाहिए जब वो कल्चरली डाइवर्स क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हों। मिसाल के तौर पर नॉर्थ अमेरिकन थेरेपिस्ट के लिए ना एक बड़ा चैलेंज होता है जब वो उन इमिग्रांट्स के साथ काम करता है जो पर्सनल ऑटोनॉमी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। मान लीजिए कि अफ़गानिस अपनी ना बिलीव्स और प्रैक्टिसेस से मतलब कि पढ़े हैं। हमें ना क्लाइंट्स के वर्ल्ड व्यू को समझना और उसके साथ रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है।
हम अपने क्लाइंट को जज नहीं कर सकते हैं, हमें ना इनके साथ एथिकली ग्राउंडेड प्रिंसिपल्स के थ्रू ना डील करना चाहिए। सेल्फ डिसेप्शंस, इसमें आपको बताया गया है फर्स्ट इस वाले पैराग्राफ में सेल्फ डिसेप्शंस को लेकर के। सेल्फ डिसेप्शंस का मतलब होता है कि हम दुनिया को ना अपनी विशेष के हिसाब से ना देखते हैं, ना कि वैसा जैसे वो असल में है। जब लोग सेल्फ डिसेप्शंस में होते हैं तो वो अपनी नीड्स, डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस या आइडियोलॉजी को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से समझ सकें। फेयर यूज़, अगर बात की जाए फेयर यूज़ की, तो फेयर यूज़ स्टैंडर्ड्स की वायलेशन प्लेजरिज्म से मुतालिक होती है, लेकिन ये यूजुअली ना अनइंटेंशनली होता है। और सेकंड पैराग्राफ में आपको ओवरऑल बताया गया है इसमें कि स्कॉलरली राइटिंग्स में ना आमतौर पर ना शॉर्ट सेक्शंस को ना प्रॉपर्ली साइट करके क्वेट करना अलाउड होता है बिना ऑथर या कॉपीराइट ऑनर से एक्सप्लिसिट परमिशंस लिए। इसके अलावा ना जब ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट से मतलब कि हम इंसान जब अपने इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन से सैंपल करते हैं तो वो ज़्यादातर ना पॉजिटिव चीज़ों को सैंपल करती है जो इनकी ना आइडियोलॉजी, थ्योरी या रिलीजन के साथ मैच करती है। और वो ना चीज़ें जो इनके थ्योरी या आइडियोलॉजी के अगेंस्ट होती हैं इनको ना इग्नोर कर देती हैं। सेल्फ डिसेप्शंस अक्सर ना इंडिविजुअल्स होती हैं, लेकिन ना जब वो एक कल्चर में वाइडली शेयर हो जाती हैं तो वो ना कल्चरल सेल्फ डिसेप्शंस बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर पुराने कल्चर्स में ना लोग मानते हैं कि थेरेपेटिक मिसाल के तौर पर पुराने कल्चर्स में लोग मानते हैं कि सुपर नेचुरल बींग्स आर स्पिरिट दुनिया को ना चलाती हैं, मतलब कि जो सुपर नेचुरल जो चीज़ें हैं और या जो बदरूहें हैं या रूहें हैं वही दुनिया को चलाती हैं। लेकिन रिसर्च के बाद कुछ लोग ने ये मान लिया है कि दुनिया का काम नेचुरल फैक्टर्स के ज़रिए समझा जा सकता है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 41। कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है कि इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट किए हैं मैंने, यही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और लेकिन क्या है कि इसमें जो बीच में मैंने पॉइंट बताए हैं ये भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें मैं इन द स्टार्टेड आपको बता सकता हूँ कि डेटा ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट किस तरह से होता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फील्ड रिसर्च किस टाइप का रिसर्च होता है, या फील्ड रिसर्च जो होता है वो ऑब्जर्वेबल होता है या नॉन ऑब्जर्वेबल होता है, या शुरू से ऑब्जर्वेबल होता है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आया जाए कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को, जो प्रॉब्लम्स होती है इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए या मिनिमाइज़ करना चाहिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और डिस्पेरिटी इन पावर से क्या मराद है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। टाइपिकली प्रॉब्लम किस टाइप की होती है जब आप फील्ड ऑब्लेट के तो पार्टिसिपेंट कर रहे हो, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। डिपेंडेंट रिलेशनशिप किस टाइप का होता है जब आप पर्टिकुलरली वर्किंग कर रहे हो वनरेबल ग्रुप्स के साथ, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे है सिंसियर अपॉर्चुनिटी टू डिक्लाइन, ये जो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट ना, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जब रिसर्चर्स और किसी डिफरेंशिएट पावर्स को कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो क्या चीज़ होती है, लार्ज होती है, स्मॉल होती है, तो स्पेशली लार्ज होती है। ओके, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसी तरह लॉजिकली घुमा फिरा के ना आपसे कहीं मतलब कि कहीं से भी उठा के इस लेसन से ना पूछा जा सकता है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको डीपली तौर पर अंडरस्टैंड करवाऊँ और डीपली तौर पर जो है वो एक एक पॉइंट को समझाऊँ। और ये सेल्फ डिसेप्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फेयर यूज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 42 में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।